द बिगिनिंग आफ्टर द एंड ये कहानी है ग्रे की, जो दुनिया का सबसे ताकतवर राजा था। उसके पास सब कुछ था, ताकत, पैसा और शोहरत, लेकिन फिर भी वो अकेला था, किसी पर भरोसा नहीं करता था। और फिर एक दिन अचानक उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये इस किंग का द एंड नहीं था, बल्कि यहीं से स्टोरी की रियल बिगिनिंग होती है। ग्रे का पुनर्जन्म होता है एक नई दुनिया में, एक छोटे से बच्चे आर्थर के रूप में, और ये दुनिया जादू से भरी हुई है। और अब यहीं से शुरू होती है हमारी एपिक जर्नी, आर्थर की कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो वीडियो को करते हैं शुरू। एपिसोड की शुरुआत होती है एक जबरदस्त बैटल से, जहां हमें दिखता है एक पावरफुल और क्रूर राजा, एक ऐसा किंग जिसे हर कोई डरता है। वो अपने महल में ताज को देख रहा होता है, शायद अपनी ताकत या अपनी तन्हाई को महसूस कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, यानी उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये दी एंड नहीं है। इसके तुरंत बाद उसकी आंखें दोबारा खुलती हैं, पर इस बार वो किसी और जगह है। उसके सामने कुछ अजनबी लोग खड़े होते हैं, लेकिन असल में वो अजनबी नहीं, उसके नए माँ बाप होते हैं। हाँ, ग्रे का पुनर्जन्म हो चुका होता है और अब उसका नाम है आर्थर। आर्थर के डैड का नाम होता है रेनॉल्ड्स। रे आर्थर से कहता है, मुझे पापा बोलो। लेकिन तभी आर्थर की माँ मुस्कुराते हुए कहती हैं, अभी ये बहुत छोटा है, बोल नहीं सकता। दूसरी तरफ आर्थर पूरी तरह कंफ्यूज्ड होता है, ये लोग कौन है, मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है। और यहीं से शुरू होती है आर्थर की नई जिंदगी, एक नई दुनिया में, एक नए नाम के साथ। आर्थर मन ही मन कहता है, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। तभी रेनॉल्ड्स कहता है, मैं तुम्हारा डैड हूँ। आर्थर सोच में पड़ जाता है, ये दोनों खुद को मेरे पेरेंट्स बता रहे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि मैं एक न्यू बॉर्न बेबी हूँ जिसका अभी अभी जन्म हुआ है। आर्थर को यकीन नहीं होता कि जिसने अनगिनत जंगें जीती हैं, जिसे हर कोई किंग ग्रे के नाम से जानता था, वो अब एक मासूम बच्चे में बदल चुका है। फिर भी एलिस और रेनॉल्ड्स उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। आर्थर सोचता है, इन्हें अब पूरा यकीन हो गया है कि मैं इनका ही बच्चा हूँ, और सच कहूँ तो मैं अब सच में इनका ही बेटा बन चुका हूँ। लेकिन आर्थर को एक चीज बहुत परेशान करती है, उसे अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं होता। कभी भी 1 नंबर या 2 नंबर कर देता है, और इस बात से वो अंदर ही अंदर चिढ़ जाता है। वो सोचता है, काश जल्दी से मेरी आंख खुले और ये गंदा सपना खत्म हो जाए। आर्थर को सबसे ज्यादा हैरानी होती है अपने डैड के मैजिक से। रेनॉल्ड्स अपनी की एनर्जी को अपने हाथों में इकट्ठा करता है और देखते ही देखते एक बड़े पत्थर को टुकड़ों में तोड़ देता है। आर्थर को रेनॉल्ड्स की मैजिक स्ट्रेंथ देखकर बहुत अजीब लगता है, लेकिन तभी उस पत्थर का एक टुकड़ा उछलकर रेनॉल्ड्स को लग जाता है। ये देखकर आर्थर की माँ एलिस तुरंत आगे आती है और अपनी हीलिंग मैजिक से रेनॉल्ड्स के जख्म को ठीक कर देती है। आर्थर हैरान रह जाता है, इसका मतलब मॉम के पास हीलिंग मैजिक है। आर्थर सोचता है, इस दुनिया में कितनी अजीब अजीब पावर्स हैं जिनसे मैं अब तक पूरी तरह वाकिफ भी नहीं हूँ। कुछ समय बाद रेनॉल्ड्स अपने हाथों में हथियार जैसे गियर पहनकर एक सांड जैसे विशाल जानवर को मार गिराता है। वो जैसे ही घर लौटता है, आर्थर को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके हाथ खून से सने होते हैं, इसीलिए वो रुक जाता है। आर्थर उसकी हथियार पहने हुए हालत को देखकर सोचता है, इस शहर में लोगों को हथियार रखने की परमिशन है, यानी यहाँ हर किसी के पास वेपन्स हो सकते हैं। इसका मतलब है मुझे जल्द से जल्द अपने लिए ताकत हासिल करनी होगी। आर्थर की माँ एलिस उसे सुलाने की कोशिश करती है, जो आर्थर को थोड़ा अजीब लगता है। उसे ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। लेकिन तभी उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब वो चैन से सो भी नहीं सकता था। हर तरफ से खतरा ही खतरा था, हर वक्त हमला होने का डर बना रहता था। उस बीते वक्त को याद करके आर्थर सोचता है, शायद ये इतना बुरा भी नहीं है। दिन बीतते जाते हैं और कुछ महीनों बाद आर्थर खुद चलने लगता है। वो मन ही मन सोचता है, इतने महीने बीत गए, लेकिन अभी भी इस नाम आर्थर की आदत नहीं पड़ी है। पर इसमें कोई परेशानी भी नहीं है। एलिस उसे झूले में सुलाकर चली जाती है, लेकिन आर्थर सोने का नाटक करता है। जैसे ही एलिस कमरे से बाहर जाती है, आर्थर धीरे से झूले से उतर आता है। वो खुद से मुस्कुराते हुए कहता है, कम से कम अब मैंने अपने हाथ पैरों पर कंट्रोल पा लिया है। आर्थर चुपके से एक किताबों वाले कमरे में जाता है। वहाँ उसे एक पुरानी सी किताब मिलती है, जिसमें इस पूरी दुनिया की जानकारी लिखी होती है। आर्थर धीरे धीरे उस बुक को पढ़ना शुरू करता है और उसके जरिए उसे इस नई दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। उसे पता चलता है कि जिस कॉन्टिनेंट पर उसका जन्म हुआ है उसे डिकेतन कहा जाता है। इस कॉन्टिनेंट में 3 बड़े किंगडम्स हैं। 1 डाव किंगडम, जो जमीन के नीचे बसा हुआ है, इसे ड्वार्फ्स का देश कहा जाता है। 2 एलेनवार किंगडम, जो जंगलों की गहराइयों में छिपा हुआ है, यह एल्व्स का निवास स्थान है। 3 और आखिर में आता है सेपिन किंगडम, जहाँ आर्थर खुद रहता है। यह सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और यहाँ मुख्य रूप से इंसान रहते हैं। आर्थर यह सब जानकर सोचता है, ये दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी। आर्थर को अपने पिछले जन्म की तरह इस दुनिया में भी एक राजा के बारे में पता चलता है, जिसका नाम है टांट्रा। आर्थर सोचता है, मेरे पिछले जन्म के देश और इस जन्म के देश में बस एक फर्क है, वो देश छीन कर बनाया गया था, जबकि ये देश पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता में रहा है। पहली किताब पढ़ने के बाद आर्थर दूसरी किताब निकालता है और जैसे जैसे वो पढ़ता है, उसे कई अहम बातें समझ में आने लगती है। उसे महसूस होता है कि मेरी पिछली जिंदगी के मुकाबले ये दुनिया अभी भी विकास की राह पर है। दूसरी किताब से आर्थर को यह भी समझ आता है कि इस दुनिया की टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी क्यों है। इसका कारण है मैजिक, जादू। इस दुनिया में एक पावर सोर्स होता है जिसे मैना
कहा जाता है। मैना को नियंत्रित करने की क्षमता अक्सर वंशानुगत होती है और यह काबिलियत हर 100 में से सिर्फ किसी एक इंसान के पास होती है। माना का इस्तेमाल दो तरीकों से किया जाता है। 1. ऑगमेंटिंग। इसमें लोग मैना से अपने शरीर की क्षमताओं को बढ़ाते हैं। इससे उन्हें जबरदस्त पावर, डिफेंस और एजिलिटी मिलती है। 2. कॉन्जरिंग। इसमें माना को शरीर से बाहर निकालकर उसे किसी भी रूप में कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे आग, पानी, बिजली या कोई और मैजिकल एलिमेंट। आर्थर को आगे यह भी पता चलता है कि माना को कंट्रोल करने की होती है माना कोर। जब कोई अपने शरीर में बिखरे हुए माना को एक जगह इकट्ठा करता है तो उससे बनता है माना कोर, और फिर इसी कोर पर कंट्रोल हासिल करके लोग मेड्स बनते हैं। ये सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद आर्थर अपनी की एनर्जी पर फोकस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एलिस आ जाती है और उसे गोद में उठा लेती है। एलिस मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें अपनी मॉम को इतनी चिंता में नहीं डालना चाहिए आर्थर। आर्थर थोड़ा घबरा जाता है। उसे लगता है शायद एलिस ने कुछ नोटिस कर लिया है। वो ध्यान से आर्थर को देखने लगती है। आर्थर मन में सोचता है, कहीं इसने कुछ पकड़ तो नहीं लिया। तभी एलिस पूछती है, क्या तुमने अंदर पॉपी कर दी है? आर्थर मन ही मन बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, निराश करने के लिए माफ करना। लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आर्थर की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं होती। उसे पता ही नहीं चलता कि किताब पढ़ते पढ़ते वो सच में कॉपी कर चुका होता है। आर्थर को अपनी इस हरकत पर शर्म आने लगती है और तभी एलिस मुस्कुराकर कहती है, चलो मैं तुम्हारा डायपर चेंज कर देती हूँ। आर्थर को कभी कभी लगता है कि उसका यह छोटा सा शरीर जैसे किसी जेल की तरह है। अब उसे इस दुनिया में आए हुए 2 साल हो चुके हैं। आगे हम देखते हैं कि रेनल्ड्स आर्थर को एक लकड़ी की स्टिक देता है और उसे तलवारबाजी सिखाने की कोशिश करता है। रेनल्ड्स मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे अंदर तलवार चलाने का अच्छा हुनर है। लेकिन तभी वहाँ एलिस आ जाती है और रेनल्ड्स पर गुस्से में चिल्ला पड़ती है। एलिस कहती है, तुम आर्थर के साथ कर क्या रहे हो? रेनल्ड्स थोड़ा घबरा जाता है और जवाब देता है, मैं तो बस इसे सिखा रहा था कि तलवार कैसे चलाते हैं। एलिस गुस्से में और भी तेज बोलती है, उसने अभी अभी चलना सीखा है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इसके बाद एलिस रेनल्ड्स को जोरदार डांट लगाती है। फिर हम देखते हैं कि एलिस आर्थर को टाउन घुमाने के लिए ले जाती है। टाउन में आकर आर्थर को बहुत अच्छा लगता है। हर तरफ कुछ न कुछ नया और दिलचस्प देखने को मिलता है। आर्थर सोचता है, यहाँ आकर मुझे और भी ज्यादा जानकारी मिल रही है। वो कुछ हथियारों और मैजिक स्टोन्स को देखकर अंदाजा लगाता है कि यह दुनिया कितनी विकसित है। हालांकि तकनीक पुरानी है, लेकिन जादू ने इसे खास बना दिया है। इस दुनिया में कुछ ऐसे स्टोन्स हैं जो आर्थर की पिछली जिंदगी की दुनिया में नहीं थे। आर्थर जिस मैजिक को यहाँ देखता है वो उसके लिए काफी मददगार साबित होता है। एक दिन आर्थर रेनल्ड्स को मैजिक करते हुए देखता है और उसे गौर से देखकर धीरे धीरे सीखने लगता है। इस वजह से आर्थर खुद को किस्मत वाला मानता है। तभी वहाँ एलिस आ जाती है और आर्थर को सुलाने के लिए गोद में उठाकर ले जाती है, लेकिन आर्थर बुक्स की ओर इशारा करता है। एलिस मुस्कुराकर कहती है, अभी तुम्हारा सोने का समय है, तुम अभी किताबें नहीं पढ़ सकते। तभी आर्थर प्यारा सा चेहरा बना लेता है। उसे देखकर एलिस भी मुस्कुरा देती है और हार मान जाती है। वो कहती है, ठीक है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। आर्थर मन ही मन खुशी से कहता है, जीत मेरी हुई। इसके बाद आर्थर अपनी की एनर्जी पर फोकस करता है और अपने शरीर में फैले हुए सारे मैना को धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करता है। आर्थर जो माना इकट्ठा करता है उसी माना की वजह से अचानक एक ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में रेनल्ड्स का घर जल जाता है और एलिस को बचाते हुए रेनल्ड्स को चोट लग जाती है। तभी एलिस को याद आता है कि आर्थर अभी भी घर के अंदर है। रेनल्ड्स बिना देर किए दौड़कर घर के अंदर जाता है और आर्थर को ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि आर्थर हवा में उड़ रहा होता है। रेनल्ड्स को यकीन नहीं होता कि आर्थर जो अभी एक छोटा सा बच्चा है इतना सब कुछ कर रहा है। आर्थर भी अंदर से खुश होता है और सोचता है, मेरी मेहनत आखिरकार रंग लाई। आर्थर धीरे धीरे नीचे आता है और रेनल्ड्स की तरफ बढ़ता है। तभी ऊपर से कुछ प्लैंक्स टूटकर आर्थर के ऊपर गिरने लगती है। आर्थर बचने की कोशिश करता है लेकिन वह भाग नहीं पाता। उसे लगता है अब मेरा अंत आ गया है। लेकिन ठीक उसी वक्त एलिस और रेनल्ड्स बीच में आकर आर्थर को बचा लेते हैं। यहीं आर्थर को पहली बार एहसास होता है कि इस बार मुझे बचाने के लिए मेरे माता पिता हैं और शायद एक माता पिता की यही असली जिम्मेदारी होती है। रेनल्ड्स घबराते हुए एलिस से पूछता है, क्या आर्थर ठीक है? एलिस उसे देखकर जवाब देती है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, और दोनों की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। और यहीं से इस एपिसोड का एंड होता है। तो एनिमे फैंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कमेंट में बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा और क्या मैं इस एनिमे के बाकी एपिसोड्स भी कंटिन्यू करूं। तब तक के लिए टाटा बाय।